सीरीज की शुरुआत में हम मुन्ना भैया को देखते हैं जो मर चुके हैं। पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि गुड्डू और गोलू ने उन्हें मार दिया था। आज वह श्मशान में लेटे हुए हैं और यहाँ उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। न तो कॉलिन भैया और न ही उनके रिश्तेदार, सिर्फ उनकी पत्नी माधुरी जो राज्य की केंद्रीय मंत्री हैं। यार, माधुरी अपने पिता की मृत्यु के बाद से वाकई अंदर से टूट चुकी है। मुन्ना, जो उसके बहुत करीब था, वह अकेला है जिसे वह नहीं भूलेगी। चूंकि वहां कोई और नहीं था, इसलिए माधुरी ने खुद ही मुन्ना का अंतिम संस्कार किया। फिर वह बाहर गई और संवाददाताओं और भीड़ से कहा कि वह पूर्वांचल में भय मुक्त माहौल बनाएगी। जब उसकी सचिव उसे बताती है कि उन्होंने गुड्डू के लिए एक शूट और साइट का अनुरोध किया है, तो माधुरी यही कहती है कि यदि तुमने उसे चोट पहुंचाई है तो किसी और को दोष लेना चाहिए और हमें काम पूरा करना होगा। फिर वे हमें अदालत का एक दृश्य दिखाते हैं जहां हम रॉबिन, डिम्पी और गुड्डू को देखते हैं। माँ और उसके पिता देख रहे थे कि अदालत में एक हवलदार निर्णायक को संबोधित करते हुए कह रहा था, सर, जब मैंने आज सुबह स्टेशन खोला तो मैंने श्री रमाकांत को देखा, जो आए और कहा कि उनके चारों पैरों पर श्री मौर्य का खून है। मैं शुरू से ही पूरी तरह से हैरान था, पूछ रहा था कि यह वकील महोदय श्री मौर्य को क्यों मारेंगे। फिर उस समय हम देखते हैं कि रमाकांत मिश्रा अकेले खड़े हैं और कह रहे हैं, मैंने श्री मौर्य को मार दिया है, मैं दोषी हूं और मुझे दंडित किया जाना चाहिए। यहीं पर हम देखते हैं कि श्री मौर्य के पक्ष में खड़े विपक्षी वकील ने कहा, यही तो उन्होंने किया है, उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे गुड्डू को मार डाला ताकि व्यापार में कोई नुकसान न हो, इसलिए उन्होंने श्री मौर्य को मार डाला। उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। सब कुछ सुनने के बाद अधिकारी ने कहा, ठीक है, हम उन्हें कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखेंगे। अगर आपके पास कोई सबूत, कोई प्रमाण है तो आप उसे पेश कर सकते हैं। उन्हें पुलिस वैन में बिठाया जाता है और श्री गुप्ता ड्राइवर को पैसे देते हैं। पुलिस की जीप और वैन पीछे पीछे आती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी रुकी है। फिर हंगामा होता है क्योंकि कोई गाड़ी से भाग जाता है। गुड्डू पंडित हम पुलिस वैन का दरवाजा असली पुलिस द्वारा खोलते और वाहन में बैठते हुए देखते हैं। गुड्डू पंडित कहते हैं कि वह अपने पिता से बात करेंगे और पूछते हैं, अब आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा करने से पहले आप क्या सोच रहे थे? वे आपको फांसी पर लटका देंगे। मुझे किसको दोषी ठहराना चाहिए? वह खुद इस जिम्मेदारी को ले लेंगे। तभी रमाकांत कहते हैं, तुम्हें अपने किए पर कोई शर्म नहीं है, न ही मुझे ऐसा करने पर कोई शर्म है। गुड्डू, तुम क्या करोगे? तब गुड्डू कहते हैं, मुझे मजबूत सम्मान चाहिए, मिर्जापुर के ऊंचे स्थान के साथ। तब उसके पिता कहते हैं, तुम गाड़ी से उतर जाओ, मेरी बाइक स्टेशन के बाहर रह गई है, बस मुझे घर छोड़ दो। फिर उस समय हम माधुरी के कार्यालय जाएंगे, जहां हम शरद को देखते हैं। माधुरी फिर शरद से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तभी शरद कहता है, हमें सब एक दूसरे की मदद की जरूरत है। जब मेरे पिता की मौत हुई तो मुन्ना मेरे साथ था। मैं उसके अंतिम संस्कार में जा सकता था, लेकिन इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इस समय हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। इस तरफ हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जब माधुरी बात करेगी तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन बिना किसी डर के शो बनाने में तुम भी योगदान दो अर्चना। मैं किसी से पीछे नहीं हटता शरद। फिर वह गर्व से भर जाता है और चला जाता है। तभी शरद माधुरी से पूछता है, क्या तुम्हें कॉलिन भैया के बारे में कुछ पता चला? माधुरी जवाब देती है, नहीं, हमें अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली है। फिर हमें आजमगढ़ ले जाया जाता है, जो पूर्वांचल में है। आजमगढ़ में हम देखते हैं
कि गोलू अपने परिवार के साथ एक गाड़ी में इंतजार कर रहा है। अचानक हम अपने सामने एक लड़के को देखते हैं और उसके पीछे गोलू। तो वह अपने लड़कों की ओर इशारा करता है और यहीं पर हम उस उपद्रवी को देखते हैं। वे उसे घसीटते हैं और गोलू के सामने उसकी पिटाई करते हैं, और जब वे जा रहे होते हैं तो वह कहता है, पूर्वांचल का गुड्डू पंडित इसे संभालेगा, यह अभी तय नहीं है, यह बाहुबली की मदद के बाद होगा, और चूंकि तुम एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। कहीं और हम गुड्डू को अपने पिता की बाइक लौटाते हुए देखते हैं और अपनी माँ को बताते हैं कि तुम और डिम्पल मेरे साथ रहोगे, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, लेकिन उसकी माँ नहीं सुनती। तभी गुड्डू कहता है, समझती हो, तुम क्यों मांगती रहती हो? उनकी माँ के अनुसार अगर तुम इस परिवार में मुश्किल नहीं बनोगी तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं राज्य के सबसे बड़े गुंडे की माँ हूं, मुझे क्या डरना। मैं कहीं माधुरी और एक अन्य अधिकारी को देखती हूं जो माधुरी को बता देते हैं कि गुंडे को कोई और नहीं रोक सकता, उसके बहुत दुश्मन हैं। हम उसके खिलाफ रहेंगे, गुड्डू अपने आप खत्म हो जाएगा। वह दिमाग से नहीं सोचता, वह मूर्ख दिमाग वाला है, कोई न कोई गलती कर ही देगा। माधुरी उसे खुली छूट दे देती है। इसके अलावा वह कहती है कि जो करना है करो, लेकिन हमसे संपर्क मत करो। त्रिपाठी भवन ने मेरी माँ और लल्ला को बंदी बना लिया है, बस उनसे निपटो। और माधुरी यह भी कहती है कि अगर आपको कालीन भाई के बारे में कोई नई जानकारी मिले तो मुझे बताना, वह बहुत दुखी है, उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है। फिर अधिकारी कहता है कि ये गुंडे इतनी सारी हरकतें करने के बाद गायब हो जाते हैं। तभी माधुरी भी कहती है कि अब याद रखना, वह भी पादरी है। फिर हमें त्रिपाठी भवन ले जाया जाता है, जहां हम मीना और उसके बच्चों को देखते हैं। तभी गोलू आता है और पानी पीने के बाद मीना उससे बात करती है। संवादी अनुवाद, वो कहती है कि जो करना है करो, बस हमारे पास मत आना। त्रिपाठी भवन ने मेरी माँ और लल्ला को सुरक्षित कर लिया है, इसलिए उन पर नजर रखना। साथ ही माधुरी कहती है कि अगर कालीन भाई के बारे में कुछ भी सुना तो मुझे बताना, वो किसी अज्ञात कारण से लापता है, अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है। फिर उस समय अधिकारी कह रहे हैं कि ये अपराधी ये बहुत सारे अपराध करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तभी माधुरी को भी याद आता है कि वो भी एक पादरी है। फिर वो हमें त्रिपाठी भवन ले जाते हैं, जहां हम मीना और उसके बच्चों को देखते हैं। और तभी गोलू अंदर आता है और थोड़ा पानी पीने के बाद मीना उससे बात करना शुरू कर देती है। तुम इतना दबाव क्यों ले रहे हो? गोलू कहता है कि धीरे धीरे सभी को सीट की चाहत होने लगी है, हमें सीट का इंतजाम करना चाहिए, नहीं तो हमें सीट साफ कर देनी चाहिए। कम से कम 2 दिन में सभी बाहुबली लोगों को एक मीटिंग बुलानी है और हमें भी जाना चाहिए, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। गुड्डू, सच में उस समय उसकी काम वाली पत्नी भी बोलती है, यही तो चलन है, अगर सीट पर कोई नहीं है तो बाहुबली नेता के पक्ष में जनता का फैसला। मेरे नन्हेहाल, ऐसा नहीं है, मैं आजमगढ़ में जानता हूं। तब गुड्डू भी रात को गोलू को बोलता है, पश्चिम वाले इतनी इंटरेस्ट को दिखा रहा है, हमारा मैटर है, हम लोग ही उल्टा लेंगे। पर गोलू बोलता है, गद्दी का एक नियम है, एक संतुलन है, जो कि हमको मेंटेन करना रखना पड़ेगा। अभी हम गद्दी के खिलाफ नहीं, गद्दी के दावेदार हैं। और दूसरे जगह हम शरद को देखते हैं, जो कि बाकी कुछ बाहुबली को लेकर मीटिंग बैठा आता है अपने जौनपुर में और बोलता है, कालीन भैया के लिए हमको सिंपैथी क्रिएट करना पड़ेगा। गुड्डू पंडित को गद्दी कभी ना मिले ऐसा रास्ता हमको बनाना पड़ेगा, आप लोग जाकर सब बाहुबली से मिलिए। ई शरद की माँ उसे बोलती है, कभी कभी राजा को भी निकलना पड़ता है अपना वजूद दिखाने के लिए, तुम जाके सारे बाहुबली से मिलो, सबको बताओ गद्दी का असली वारिस तुम हो। फिर हम शरद को देखते हैं जो कि अपना गाड़ी लेके मीर पहुंचता है बाहुबली से मिलने के। मनोहर मियाँ जो कि मेरठ के बाहुबली थे, उनके साथ खाना खाते टाइम वो बोलते हैं,
पूर्वांचल के गद्दी को एक लीडर का जरूरत है। आप है क्या वो लीडर? दूसरी जगह फिर से हमको त्रिपाठी भवन दिखाया जाता है, जहां पर गोलू, गुड्डू और एक बिचौलिन मिडल मैन होता है। वो आके भी गुड्डू को बोलते हैं कि 2 दिन में बैठक है, आपको बैठक में जाना है, नियम का पालन करना है, क्योंकि ये एक सिस्टम है। पर गुड्डू बोलता है आपको मीटिंग मिर्जापुर में बुलाना चाहिए, पर गोलू बोलता है ऐसा नियम नहीं है, जो नियम में हमको नियम से ही चलना पड़ेगा। ऊपर से कालीन भैया की बॉडी भी मिसिंग है। शरद सबको भड़का रहा है, पर वो बिचौलिम एक ही जा सकता है मिर्जापुर की तरफ से। तब गोलू बोलता है ठीक है, आप चले जाइए, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। फिर हम देखते हैं 2 दिन बाद रात को अलग अलग जगह से सारे बाहुबली आए थे मेरठ को। सारे बाहुबली बैठक के पहले अपना गन वगैरह सरेंडर कर देते हैं। फिर बैठक में वो लोग बैठते हैं और मिर्जापुर का सीट खाली था। मिर्जापुर के तरफ से उनका खास आदमी आया था। जब मिर्जापुर के दावेदार लोग नहीं आए तो मनोहर मियां बोलते हैं कि मीटिंग शुरू किया जाए। मीटिंग शुरू करते ही मिर्जापुर की तरफ से आने वाले वो बोलता है कि मिर्जापुर में हक गुड्डू का ही है, क्योंकि त्रिपाठों को उन्होंने खत्म किया है और गद्दी के असली दावेदार वो है। तभी शरद बोलता है कि गद्दी पे सिर्फ हक होता है उनके खून का, त्रिपाठों में कोई बचा नहीं, तो वोटिंग होना चाहिए। और गुड्डू पंडित किसी भी नियम का पालन नहीं करता जो उसने आज किया है। गद्दी का उसने मान नहीं रखा, मीटिंग में वो नहीं आया। तभी सारे लोग पूछते हैं, तभी शरद बोलता है तो दावेदार तो मैं ही होता हूँ और कोई बचा नहीं है। और कुछ लोग उसमें सहमति भी दे रहे थे। तभी हम देखते हैं तालियां मार मार के एंट्री लेता है गुड्डू भैया। वो बोलता है इस बार भी क्या भीख में ही लोगे, जैसे जौनपुर भीख में लिया था। तभी शरद भी बोल देता है एक टाइम पे तुम कालीन भैया के लिए काम कर रहे थे, तुम उनके वफादार कुत्ते थे, आज दावेदारी दिखा रहे हो। गुड्डू को ज्यादातर इन सारे बातों पे गुस्सा आ जाता है। वो शरद को जाके कूटने वाला था। गोलू ने उसको सिखा के भेजा था कि दिमाग शांत रखना है, दावेदारी खुद के तरफ ही रखना है। तभी गुड्डू बोलते हैं पापा इनके कख गग से खाते थे, पता है ना उनके साथ क्या हुआ था? तुमको भी बलिया में मैंने ही कूटा था। तभी शरद बोलता है हाँ मुझे तो याद है, पर तुमको याद है तुमने अपना किसको किसको खोया है? एक को तो ऐसा खो दिया जो कि पेट में ही था। उस बात पे गुड्डू को गुस्सा आ जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाता है। तभी मनोहर मियां इस फाइट को रुकवा हैं और बोलते हैं गुड्डू पंडित और शरद शुक्ला अब दोनों ही दावेदार हो, अब दोनों को ही साबित करना पड़ेगा कि गद्दी के आप हकदार हो। दशहरा तक की आप लोगों के पास समय है। तब गुड्डू कुछ बोलने जाता, तभी मनोहर मियां बोलता है दशहरा तक आप दोनों को खुद को साबित करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कोऑपरेशन, हमारा इंटरफेरेंस होगा। जब सारे लोग बाहर जा रहे थे तब गुड्डू शरद को बोलता है इतना उछल कहाँ रहे हो, जौनपुर तुम्हारे पास है को पता है गद्दी के असली हकदार हम हैं। तभी शरद बोलता है गद्दी के जो असली हकदार है उसकी लाश अभी तक हमको मिला नहीं, तो कैसे तुम असली हकदार हुए? यह बोल के उधर से वो चला जाता है। तभी गुड्डू बोलता है इतना कॉन्फिडेंस इसके पास आया कैसे? तब गोलू बोलता है कालीन भैया इसी के ही पास है। पर गुड्डू बोलता है जौनपुर हमने पूरा छान मारा है। तभी गोलू बोलता कालीन भैया को जरूर कहीं ना कहीं इसने छुपा के रखा होगा। तभी हमको दिखाया जाता है कि शरद के सारे लोग तो जा रहे थे जौनपुर, पर शरद निकलता है सिवान के तरफ और हाई सिक्योरिटी के बीच से गुजरते हुए शरद जाता है कमरे पे, जहां पर हम देखते हैं कि कालीन भैया की ट्रीटमेंट चल रही है। और साइड में कौन खड़े हुए हैं? शत्रुघ्न त्यागी, मतलब बड़े। तभी शरद डॉक्टर को बोलते हैं इनको जल्दी जिंदा करो, इनको खड़ा करो, लाश ही हमारे कोई काम का नहीं। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एनकाउंटर करता है। कहानी सुना के इसको फिर आईजी दुबे हायर करता है गुड्डू को मारने के लिए। फिर हम दूसरी जगह देखते हैं दादा त्यागी को, जो कि आए थे त्रिपा से मिलने के लिए। तब हम देखते हैं वह शरद को बोलता है त्रिपाठी जी को सिवान में कोई खतरा नहीं है, हम छुपा के रखेंगे, पर तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। गोलू का कटा हुआ सर हमें चाहिए। तब हम देखते हैं कि बड़े थोड़ा नर्वस होता है। अभी इधर थोड़ा राज खुलता है। आपको याद होगा लास्ट सीजन में इन दोनों के बीच फाइट हुआ था, गोली चली थी। असलियत में मार छोटे नहीं था, मार बड़ा है, छोटे अभी बड़ा बन के सबको चकमा दे रहा है। क्योंकि अगर वो सबको सच सच बता दे तो दद्दात याग ही उसे मार देगा। फिर हमको त्रिपाठी भवन दिखाया जाता है।
जहां पर सारे लोग बैठे हुए थे। वाल्मीकि ने अच्छा साचा सेटिंग कर लिया था। टंकी के ऊपर भी एक स्नाइपर लेकर बैठा के रखा था। जब भी सही रेंज मिले गुड्डू पंडित को ये ठोक देंगे। फिर हमको दिखाया जाता है कि गद्दी चेंज होने की वजह से पूरा सप्लाई चेन टूट चुका है। गुड्डू बोलता है अभी काम में तेजी आना चाहिए, आप लोग ओवर टाइम करिए, बंदूक बनाइए। और गोलू जाते हैं अपने कॉलेज रिक्रूट करने के लिए। बंदूक बनाने के लिए भाई ये दिन भी देखना पड़ रहा है। फिर से कबूतर आते हैं और बंदूक लेकर चले जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। फिर हम दूसरी जगह देखते हैं। गोली के पापा गुप्ता जी आए थे उनके भवन पे। वह बोलते हैं आके जो अफीम की खेती है वह माधुरी के नाम पे है, जो कि जेपी यादव ने किया था। और आपको अगर वो चाहिए आपको इलीगल तरीके से ही उसको हासिल करना पड़ेगा। और दूसरी जगह हम जेल पे देखते हैं जहां पर रमाकांत पंडित एंड लाला दोनों ही थे। शरद भी बहुत चालाक था, उसे भी पता है बिना अफीम के धंधे के वो पैसा नहीं बना पाएगा। फिर वो लाला के पास जाता है, उसको ऑफर देता है मैं तुम्हारा बेल कराऊंगा, तुम आफिंग मुझे सौंप रहे हो पर 50 से 50 प्रॉफिट रहेगा, तुम तुम्हारा नेटवर्क दोगे, मैं सप्लाई करूंगा। फिर हम देखते हैं वाल्मीकि आईजी दुबे को कॉल करते बोलता है यह हर रोज 3 गाड़ी लेके निकलता है फैक्ट्री से सीधा घर, घर से सीधा फैक्ट्री पर। कुछ पैसे लगेंगे इसको दबोच के लिए। पूर्वांचल का कंपटीशन आने वाला है, उधर ही इसको मारेंगे। और दूसरी जगह हम सीएम के मीटिंग के जगह देखते हैं जहां पर सारे मंत्री उनसे खुश नहीं थे। माधुरी को भी समझ में आ गया कि बाहुबली से पैसे लेके ये लोग चलाते हैं अपने अपने एरिया पर। माधुरी ये टॉलरेट नहीं करेगी, उसको भय मुक्त पूर्वांचल चाहिए, इसलिए दिमाग में ही समीकरण बिठा है। फिर हम देखते हैं त्रिपाठी भवन में आते हैं। मास्टर जी जो कि गुड्डू के टीचर थे वो गुड्डू के पैर छूते हैं और इनविटेशन देते हैं मिस्टर पूर्वांचल की। वो बोलते हैं कि पहले कालीन भैया चीफ गेस्ट बन के आते थे, अब आप आएंगे। गोलू बोलता है बाहर ठीक नहीं है माहौल, पर गुड्डू नहीं सुनता। वो बोलता है हम जरूर जाएंगे। फिर हम देखते हैं गोलू को जो अपने टीम को लेके एक कवि सम्मेलन में पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो एक मंत्री से मिलता है जो कि जेपी यादव से मिला हुआ है। क्यों जेपी यादव जब तक इनको नहीं मिलता तब तक वो अफीम के खेती गुड्डू भैया के नाम नहीं होगी, जो कि इलीगल ही है। अब मंत्री तो पहले बकलोली दिखाता है पर गोलू अच्छे से बोल देता है कि पीछे ही मेरे लड़के लोग खड़े हैं, सीधी सधी बता दो नहीं तो तुम्हारा हालत मैं खराब करूंगा, सिर्फ एक मीटिंग फिक्स करा दो। फिर मंत्री भी मान जाता है। दूसरी जगह बॉडी बिल्डर कंपटीशन पे पहुंचता है हमारे गुड्डू भैया जो कि गोलू के बिना ही पहुंचे थे। पहुंचते ही वो देखते हैं एक भोजपुरी स्टार आता है जो कि उनके बाजू में ही बैठता है पर उनसे थोड़ी बदतमीजी से बात करता है। फिर भी गुड्डू भैया खुद को कंट्रोल किए हुए थे। फिर हम उस फंक्शन में देखते हैं कि वाल्मीकि मौजूद होता है अपने लोगों के साथ। उसने पूरा मास्टर साहब के साथ प्लान बना के रखा था कि गुड्डू को आज इधर ही ठोकेंगे। और मास्टर साहब भी क्या करे भाई, गुड्डू के लोगों को उन पर कुछ शक होता है तो उनका पीछा करता है पर उनको भी मार दिया जाता है। फाइनली जब गुड्डू भैया को बुलाया जाता है स्टेज में प्राइज देने के लिए, तब वो भोजपुरी स्टार भी जाता है। तब भी उनमें थोड़ा आना बानी हो जाता है तो गुड्डू भैया गुस्से में उसको 2 चमाटर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि बलम की गन निकालता है। तभी होता है घमासान फाइट। अभी गुड्डू इन पर भड़ी पड़े, कभी गुड्डू इन पे फाइट चल रहा होता है। गुड्डू धीरे धीरे सबको पेल देता है और लास्ट में बाल उसे दबोच लेता है और एकदम गन पॉइंट में रखता है। तभी पीछे से गोलू की गाड़ी आता है और वाल्मीकि को ठोक देता है। वाल्मीकि अधमरा होकर पड़ा हुआ था। तब गुड्डू पूछता है तुमको किसने भेजा है? तब वो सब सच सच बता देता है। तभी वो भोजपुरी स्टार गुड्डू भैया से माफी मांगता है पर गुड्डू भैया नहीं सुनते। वाल्मीकि के गन से उसे ठोक देता है और गोलू को बोलता है अदा को मैंने एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है, अभी देखो ना उनकी कैसी लंका लगेगी। और वही होता है। अगले दिन टीवी में दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर के थ्रू एक भोजपुरी स्टार मारा गया। तो माधुरी के सरकार को भी झटका लगता है और अपोजिशन मौका ना छोड़े। वो भी इंटरव्यू पर बोले जाती है कि इसके पापा का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था पर यह अभी बच्ची है, ऐसे प्रदेश नहीं चलाया जाता। दूसरी जगह गुड्डू भैया का भी भौकाल देखो, वो पहुंचता
त्रिपाठी चौक में एंड कालीन भैया और उसके फादर के पूरे स्टैचू को वो हथौड़ से तोड़ता है अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। इधर गुड्डू ने स्टैचू तोड़ा चौक में और उधर हम देखते कि कालीन भैया को होश आ चुका है। लाइक यह बाहुबली है, 10 पर चांस है फिर भी ये जिंदा लौट सकते हैं। फिर हम देखते हैं कालीन भैया के होश आने के बाद शरद उनसे मिलता है। शरद जब उनको बोलता है कि ताऊ जी आपकी तबीयत कैसा है, तभी कालीन भैया उसको गन देने के लिए बोलता है और वो शरद की तरफ गन तान देता है और बोलता है तुमने मुझे क्यों बचाया। शरद तब बोलता है मुन्ना और आप में से मैं किसी एक को ही बचा सकता था, तो मुझे फैमिली पूरी करनी थी। मुन्ना को तो मैं बचा ना सका पर मेरी फैमिली नहीं है, सर के ऊपर से मेरे पापा के हाथ हट चुका है, इसलिए मैंने आपको बचाया। आप भी फैमिली ही हो गई। शरद का इसके पीछे मोटिव तो हम सबको पता है, जो कि है गद्दी। और दूसरी जगह हम देखते हैं जेल में रामाकांत जी से मिलने के लिए रॉबिन जाता है। रॉबिन उन्हें समझाता है कि आप अपने लिए केस लड़ी, वह बचाव के लिए आपने किया था। अगर आप केस लड़ते हो तो आप जीत सकते हो, आपको मरना नहीं पड़ेगा। आप फैमिली के बारे में सोचो। तभी पंडित जी बोलता है अगर तुम्हें खड़ा ही रहना है ना, तुम मेरे फैमिली के साथ खड़े रहो। तुम एक अच्छे लड़के हो, मेरे बाद मेरे फैमिली को संभालने वाला सिर्फ तुम ही हो। अब इनको यह बोलने के बाद वो फिर से सेल में चले जाते हैं। और दूसरी जगह माजी दुबे को देखते हैं, जो कि कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो चुके थे क्योंकि माहौल को भी तो शांत करना था। और दूसरी जगह हम छोटे को भी देखते हैं, जो बड़ा बन के गोलू को कॉल करता है और सब कुछ बोलता है मेरी भाई की जान तुमने लिया है, तुम्हारा कटा हुआ सर मुझे चाहिए। गोलू बोलता है शौक से आ जाओ, मिर्जापुर रास्ता तो पता है ना, और ये तुम्हारे फैमिली के इंटरनल मैटर है। मैंने तो कभी उससे प्यार किया ही नहीं, वो सिर्फ एक व्यापार था। और हम फिर से माधुरी को देखते हैं, जो कि आनंद से बात कर रही होती है कि मीडिया हम पे हावी हो रही है, अगर उनको चुप कराना है तो कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। आनंद भी उसे सुझाव देता है कि आपका पापा का एक प्रोजेक्ट था जो कि अभी भी अधूरा है, अगर वो हम पूरा कर देते तो हमारा भी नाम होगा। एक साथ हम 2 काम कर लेंगे, आपका पापा का मूर्ति भी स्थापना हो जाएगी और आपको सिपति भी मिलेगा। तब माधुरी बोलती है कि इसके लिए हमको भारी फंड चाहिए। तब आनंद बोलता है आपके पापा के लिए फंड जेपी ज्यादा भी लाते थे, पर माधुरी बोलता है उनको अंडरग्राउंड ही रहने दो, उनके लिए पार्टी की छवि बहुत पहले ही खराब हो चुकी है। फिर आनंद माधुरी को शरद के बारे में बोलता है कि उसके पास आपके लिए एक डील है। शरद फिर उससे मिलता है और बोलता है लाला के बारे में, जिसके पास आफी में है, अगर हम उसका नेटवर्क शुरू कर दे आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, आप आपका प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हो। पर माधुरी बोलती है सब कुछ ठीक है, पर लाला को मैं बेल नहीं दिला सकता, मेरे पास और अच्छा प्लान है। रम को छोटे को दिखाया जाता है, जिसकी भाभी उसके साथ लिपटना चाहती है, पर वो नहीं चाहता क्योंकि वो उसके भाई की पत्नी है, इसलिए वो ज्यादातर घर नहीं रुकता, हमेशा अवॉयड ही करता है। दूसरी जगह हम गोलू को देखते हैं, जो कि अपना नेटवर्क बिछा चुकी थी। वो कालीन भैया को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए इस बार उसने खबरी सिवान की तरफ भेजा। फिर हम जेल में देखते हैं कि पंडित जी कुकिंग कर रहे होते हैं, उसके साथ और एक बंदा था जिसका नाम होता है गेरुआ। गेरुआ के ऊपर कोई हमला करता है तो वो गेरुआ उसे मार डालता है, और सारे लोग पंडित जी को पहले बोले थे कि गेरुआ वकील लोगों से बहुत चगिरता है, उनको मार देता है, पर गेरुआ पंडित जी को नहीं मारता। गेरुआ उन्हें बोलते हैं मुझे पता है आप एक सच्चे लॉयर हो, इसलिए मैंने कभी भी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे लिए एक अर्जी डाल दीजिए। फिर बातचीत में हमको पता चलता है कि गेरुआ की छोटी लड़की के साथ बाहर दुष्कर्म हुआ है, इसलिए उसने 4 लोगों को जिंदा मार दिया। अभी गेरुआ के फैमिली के ऊपर खतरा है, इसलिए वो अकील जी से अर्जी डालने के लिए बोलते हैं। दूसरी जगह हम देखते हैं कि पंडित जी को समझाने के लिए इस बार उनके धर्मपत्नी आए थे, उनको वो अच्छे से समझाते हैं कि आपके बाद मेरा कोई नहीं है, घर तो पहले से ही नहीं था, आपका एक लड़का मर चुका है, एक बाहुबली है, घर में बचा कौन, कोई किसी से बात नहीं करता, अगर आप भी चले जाते तो मैं भी फांसी लगा लूंगी। फिर कोर्ट रूम में हम देखते हैं कि पंडित जी अपने लिए स्टैंड लेते हैं, वो लड़ने के लिए रेडी है, क्योंकि मड़िया भी दूध का धुला नहीं था, वो सिर्फ लाला के लिए ही चाट शट बना है। गुड्डू को उसने अगवा करके एनकाउंटर करना चाहा, इसलिए पंडित जी बोलते हैं
मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहूंगा मौर्य जी की पत्नी को। वो फिर बोलते हैं, आपने बोला कि मैं उनका दुश्मन हूं, मैं उनको दबाव डालता था, मैं उनको ब्लैकमेल भी करता था, इसके चलते मैंने उनको मार डाला। मैंने आपके घर में कितनी बार चाय पिया है? तब वो बोलते हैं, करीब 1 दर्जन बार। अभी आप हमको बोलिए कि मौर्य जी इतने दबंग ऑफिसर थे, वो किसी ब्लैकमेलर को अपने पत्नी से बने हुए चाय पिलाएंगे? तभी एंट्री होता है कोर्ट में आईजे दुबी की, जो कि अपनी यूनिफॉर्म वापस पाने के लिए माधुरी जी के कहने पे गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ चुके थे, मतलब गलत गवाही। फिर भी पंडित जी बोलते हैं, मैं ये केस ईमानदारी से लड़ूंगा, मैं किसी से डरता नहीं। फिर हम शबनम को देखते हैं जो कि लाला से मिलने के लिए गई थी। वो बोलती है, अब्बू आप क्या यह बिजनेस बंद कर रहे हो? तभी लाला बोलते हैं कि जेल के अंदर से बेटी ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बाहर इसको शरत देखेंगे प्रॉफिट। वो बोल रहे हैं आधा आधा देंगे। तब शबनम बोलते हैं, आपको क्या शरत पे भरोसा है? विरासत में मुझे सिर्फ आपका बिजनेस ही मिला है, मैं यह बिजनेस गुड्डू पंडित के साथ करना चाहूंगा। आप सोचिए कौन मुझे धोखा दे सकता है, गुड्डू पंडित या शरद? लाला भी शबनम के बात का इशारा समझ गया, इसलिए वह उसको पर्ची दे देता है और बोलता है कि गुड्डू पंडित के साथ ही हम बिजनेस करेंगे। फिर हम देखते हैं शबनम पहुंचती है त्रिपाठी भवन और गुगू से बात करती है कि मैं चाहता हूं कि अफीम का बिजनेस हम दोनों मिलकर करें। गोलू को शबनम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए पहले वो मना कर देती है और गुड्डू भैया भी। तभी वो जब बोलती है कि ये ऑफर मैं शरद के पास भी लेके जा सकता हूँ, उसने भी ये डील रखी है, तभी तुरंत गोलू हाँ बोल देती है, क्योंकि ये पैसे का मामला है, नहीं तो शरद इस चीज को टेक ओवर कर लेगा और ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। फिर हम देखते हैं सारे लोग एग्री हो जाते हैं, पर शबनम बोलता है कोई एक ही जा सकता है गद्दी के तरफ से। तब बीना भी बोलता है 2 लड़की जाएंगे तो सही नहीं बैठेगा, गुड्डू भैया को जाना चाहिए। तब गोलू को थोड़ा गुस्सा आता है, फिर भी वह मान जाती है। जाते टाइम गुड्डू भैया को सही सलामत रहने के लिए बोलते हैं और शबनम और गुड्डू भैया ही जाते हैं काठमांडू। काठमांडू जाने के बाद शबनम बाहर रुकती है और गुड्डू भैया जाती है अंदर डील करने के लिए। वो लोग बहुत ही बड़े सप्लायर थे और पूरे नेपाल में उनका अच्छा खासा दबदबा था, और गुड्डू उधर दिमाग शांत रख के उन लोगों को इम्प्रेस कर लेता है और डील क्रैक करता है। होटल पहुंचते ही गुड्डू भैया गोलू को कॉल करता है और सब कुछ बताता है कि डील क्रैक हो चुका है, पर आज रात को हम होटल में ही रुकेंगे। गोलू को पता था कि वो शबनम के साथ है, पर गोलू बोलता है मैंने आपसे पूछा नहीं है, पर सही सलामत रहिएगा। तभी जब रात को गोलू सो रही होती है, तभी उसके इन्फॉर्मर का उसके पास कॉल आता है कि सिवान में कालीन भैया छुपे हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तभी गोलू डिसाइड करती है कि वो जाके कालीन भैया को उधर ही खत्म करेंगे। वो गुड्डी को बहुत बार कॉल करता है, पर गुड्डू फोन नहीं उठाता, क्योंकि बाजू में शबनम खड़ी हुई थी। वो उसके साथ मूवमेंट बनाने की कोशिश करता है और लड़का भी बहक जाता है हमारा। फिर उन दोनों में थोड़ा मूवमेंट शेयर हो जाता है। गोलू फिर उधर से खुद ही निकल जाती है। कुछ लोगों को लेके जाते टाइम वो रबिन से मिलता है कुछ पैसों के लिए, क्योंकि गोलू ने बोला था मेरा खाता पूरा बंद कर दो, क्योंकि इन्फॉर्मर को पैसे चाहिए था। फिर हमको देखने को मिलता है जो इन्फॉर्मर ने गोलू को इन्फॉर्मेशन दिया था, असलियत में वो एक चाल था जो कि छोटे ने रचा था। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग रात को सिवान के लिए निकलते हैं। पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाते हैं। फिर कालीन भैया को जिस घर में रखा गया था उधर उसका इन्फॉर्मर उन लोगों को लेके जाता है। फिर वो लोग एक एक को मारते हुए ऊपर पहुंचते कालीन भैया के कमरे की तरफ। गोलू फी दरवाजे से देखता है कि अंदर कालीन भैया लेटे हुए हैं, पर गोलू बोलता है इतना आसान नहीं हो सकता और अपने टीम को बैक जाने के लिए बोलता है। तभी उनके ऊपर घमासान हमला होता है और गोलू के सारे टीम मेंबर मर जाते हैं। गोलू कैसे भी करके एक टेबल के नीचे छुप जाती है और रोने लगती है। फिर वो सोचती है कि मैं अगर मरा तो कालीन भैया को मैं लेकर ही मरूंगी। तब वो दरवाजा खोलकर जब कालीन भैया की तरफ बढ़ती है, तभी उसके ऊपर छोटे गोली चला देता है और गोलू उधर नीचे ही ढेर हो जाती है। फिर कालीन भैया को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं ये लोग। शरद तब उससे पूछता है कि कितने लोग आए थे और गुड्डू और गोलू कौन लीड कर रहा था। तब छोटे बोलता है
उसमें से कोई नहीं, सिर्फ उन्होंने लोग भेजे थे। तब शरद बोलता है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर उन दोनों को बदला लेना है, वो खुद के हाथों से कालीन भैया को मारना चाहेंगे, ना कि लोग भेज के। तभी शरद बोलता है, ये जगह भी सेव नहीं है। ताऊ जी अब अपने घर जाओगे जौनपुर। फिर अगले दिन गुड्डू भैया की नींद खुलती है और वो गोलू के बारे में पूछती है। किसी को कुछ भी नहीं पता था। फिर अपने एक आदमी को बुलाते हैं जो कि गोलू के टीम में काम करता है। वो बोलता है, दीदी हमको हर काम में रखती नहीं थी, सिर्फ कट्टा एंड पैसा मुझसे मंगाई थी और बोली थी एक हैवी अटैक करना है, एक इन्फॉर्मेशन मिला है। तभी गुड्डू को लगता है शरद ने यह सब कुछ किया है, इसलिए वो जौनपुर के लिए रवाना होता है। और दूसरी जगह हम कालीन भैया को देखते हैं जो कि जौनपुर आ चुके थे और शरद की माँ खुद उनकी आरती उतार के घर में बुला रहे थे, क्योंकि उनका मोटिव भी एक ही था, उनका बेटा गद्दी में बैठे। तब जब शरद को पता चलता है कि गुड्डू निकला है और मार्केट तक पहुंच चुका है, शरद भी तब अपने गैंग को लेकर पहुंच जाता है गुड्डू के सामने। फिर दोनों लोग जब एक साथ सामने होते हैं तब गुड्डू बोलता है, गोलू को इज्जत से लौटा दो, अगर उसको कुछ भी हुआ तो पूरा जौनपुर हम जला देंगे। तभी शरद बोलता है, गोलू मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास होता तो दो कंडीशन होते। पहला तो मेजा आपू के बॉर्डर में उसका लाश मिलता, सेकंड तुम जौनपुर में इतने आसानी से घुस नहीं पाते। तभी हम देखते हैं इतना गर्मा गर्मी के बीच मनोहर मियाँ का कॉल आता है दोनों को ही, और वो दोनों को ही समझाते हैं या अभी कोई खून खराबा नहीं चाहिए, गोलू जौनपुर के पास नहीं है। गुड्डू तुम शांत हो जाओ, अगर हमें कोई सबूत मिलता है हम जरूर बताएंगे। और शरद को भी वो शांत रहने के लिए बोलते हैं। जब झगड़ा हो रहा था गुड्डू ने गर्मा गर्मी में बता दिया कि मेरे पास अफीम है, अगर तुम्हें वो भी चाहिए मैं दिला दूंगा, बस गोलू को लटा दो। शरद फिर लाला को क्रॉस कॉलिंग करता है और लाला बोलता है, लिया हुआ था कि बेल के बदले अफीम, तुमने बेल नहीं दिला पाया, मैंने अफीम नहीं दे पाया। फिर कालीन भैया को जाकर शरद सब कुछ बताता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है और कहां पर वह मात खा रहा है। कालीन भैया तो है पुराने चावल, वो बोल देते हैं कि लाला का जो पूरा सप्लाई है वह पानी के थ्रू आता है। फिर शरद जाके पुलिस को सब कुछ बता देते हैं कि वह पानी के बोट के ऊपर रेड मार दे। दोस्तों जब हम शरद को देखते हैं जो कि माधुरी के साथ बात कर रही होती है और उसको पैसा ऑलरेडी वो दे चुकी थी। माधुरी खुश थी क्योंकि मीडिया का प्रेशर उनके ऊपर हट चुका था और लोगों का नजर भी अभी दूसरी चीज में डाइवर्ट हो चुका था। उसी जगह हम गुड्डू को देखते हैं जो कि बहुत परेशान था। वो गुप्ता जी से बोलते हैं, मैंने पूरा मिर्जापुर छान मारा है, गोलू कहीं भी नहीं है। गुप्ता जी बोलता है, मैंने गोलू के नंबर ट्रस्ट करने के लिए दिया है पर वो लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तभी बीना आके बोलती है गुड्डू को कि उतना स्ट्रेस मत लो, अब गद्दी पर बैठे हुए हो, गद्दी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम आपके लिए। तभी गुड्डू बीना भाभी को बोलते हैं कि अफीम की डिलीवरी ना, ये गद्दी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, गोलू से ज्यादा ऐसे 100 गद्दी में कुर्बान कर सकता हूँ गोलू के लिए। तभी बीना भाभी जाते टाइम गुड्डू को ड्रग्स थमा देते हैं और बोलते हैं स्ट्रेस रिलीव करने की दवा है ये। तो गुड्डू का तब मानसिक हालत ठीक नहीं था, उसको तब ठीक लगा कि स्ट्रेस कम करने के लिए वो ड्रग ले ले। फिर वो अपने मरे हुए भाई बबलू को सॉरी बोल के ड्रग्स खींच लेता है। फिर हम देखते हैं कि गोलू तो गायब हो जाता है। इस वजह से पूरा प्रदेश में गर्मा गर्मी का माहौल था, एक दूसरे को वो लोग मार रहे थे। कभी मिर्जापुर वाले जौनपुर वाले पे अटैक कर रहे थे, कभी जौनपुर वाले मिर्जापुर वाले पे। धंधे का सबका नुकसान हो रहा था। दी कांगड़ा और खुद ही मर जाएगा, जो वायलेंस उसने शुरू किया है वही उसको ले डूबेगा। तो शांत रहो। फिर हम देखते हैं पुलिस को जो टिप मिला था वो नेपाल के थ्रू जो वोट आ रहा था गुड्डू भैया के तरफ, अफीम लेके वो रास्ते में ही रोक दिया जाता है। पुलिस पूरा तलाशी लेता है पर उनको अंदर कुछ भी नहीं मिलता। असलियत में जोशी नाम का एक आदमी जो कि लाला के लिए ही काम करता था, उसने ही रूट को डाइवर्ट कर दिया था और सारा बर्फी उन्होंने गुड्डू भैया के हवेली में पहुंचा दिया था। पर इस बात पर शबनम खुश नहीं थे। वो बोलती है कि तुमने रूट को कंप्रोमाइज कर दिया, तुम्हारे गुस्से की वजह से उन लोगों को पता चल गया कि हमारे बर्फी कहां से आते हैं। तब गुड्डू बोलते हैं ठीक कि नेक्स्ट टाइम हम रूट चेंज कर लेंगे, उतना चिंता की कोई बात नहीं है, वायलेंस तो नहीं रुकने वाली। तब शमन बोलती है इतना सब कुछ वायलेंस उस गोलू के लिए, तुम्हारा असलियत में शमन गुड्डू से प्यार करती है पर गोलू
के लिए उसका इतना पजेसिव होना शमन को पसंद नहीं था, इसलिए गोलू के बारे में वो अनाप शनाप बक देती है। पर गुड्डू भैया को तो गुस्सा आता है और शमन को पकड़ लेती है कि तुम्हें पता है कि तुम किसके पास जाके सिर्फ हो, शरद के पास या मेरे पास? तुम भी बिजनेस ही करने आए हो तो तुम अपने बाप की ही बेटी, पैसा भिजवा दूंगा, बर्फी तुमने दिया है ना? तब शमन मना कर देती है क्योंकि शमन के मन में गुड्डू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ना कि बिजनेस। धीरे धीरे हम अगले दिन देखते हैं बीना और गुड्डू मिलकर बात कर रहे थे कि अभी तो इस बर्फी को सप्लाई करना पड़ेगा, पूरे पूर्वांचल पे बर्फी तो सप्लाई हो रहा था। पर शरद की आंखों में नींद नहीं था, चाहता था कि लाला की बर्फी बाहर ना बिके। शरद के पास जो बर्फी है उतना क्वालिटी की नहीं है। तब वो डीलर बोलता है, मैं अपने एरिया में तो देख सकता हूँ पर अच्छी माल है, लोग तो खरीदेंगे ही। वो डीलर यह भी बोलता है, माल एकदम सोना है, अगर यह बिकता गया तो लोग और डिमांड करेंगे गुड्डू और बेचेगा, आपका बिजनेस पूरा ठप हो जाएगा। अगर आपको सरवाइव करना है तो गुड्डू को रास्ते से हटाना पड़ेगा। दूसरी जगह हम जेल में देखते हैं पंडित जी को, जो कि दूसरे कैदियों के लिए बेल वगैरह लिखा करते थे, मतलब उनके लिए वो केस लड़ रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक कवि से होता है जो कि पब्लिक में नेताजी के बारे में अनब सनब बोल गए कविता के थ्रू, इसलिए वो आज जेल में है। ला फिर पंडित जी से बोलता है कि आप सबके लिए केस लड़ रहे हो, आप मेरे लिए भी लड़ो। तो पंडित जी बोलते हैं कि आपको भी पता है कि आप एक क्रिमिनल हो। तब लाला बोलता है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। क्रिमिनल आपका बेटा है क्योंकि आज बाहर सांस ले रहा है, पर केस मुकदमा मेरा ऊपर चल रहा है। और हम गुप्ता जी को फिर देखते हैं जो कि लखनऊ पहुंचे थे नंबर ट्रेस कराने के लिए, पर पुलिस वाले उनकी मदद नहीं कर रहे थे। उनमें से एक ऑफिसर बोलता है, गोलू एक क्रिमिनल है, पुलिस क्यों उनका नंबर ढूंढे, हम तो उनको मार गिराना चाहते हैं। दूसरी जगह मंत्री कार्यालय में देखते हैं जहां पर माधुरी ने सारी एसपी का तबादला करा दिया था। ये देखकर मंत्री सोलंकी सीएम निवास पहुंचते हैं क्योंकि उनके परमिशन के बिना एसपी के तबादला नहीं हो सकते हैं, ये रूल के खिलाफ थे। पर माधुरी बोलती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप रिजाइन कर सकते हो। उसके साथ यह भी ऐलान कर देती है, जिनको जिनको पीछे से बाहुबली का सपोर्ट है, पैसा आ रहा है, अगर वो भी चाहे वो भी रिजाइन कर सकते हैं। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको छोटे को दिखाया जाता है जो कि गोलू को अगवा करके बंदी बना के रखे थे। अभी भी उसके लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर था और छोटे गोलू के सामने बड़े होने की प्रिटेंड कर रहे थे। पर गोलू को 1 मिनट में पता चल गया कि ये बड़े नहीं है, ये छोटे हैं। फिर हम सीएम कार्यावास को देखते हैं जहां पर आनंद बोलते हैं सोलंकी को, ये सब बोलने के बाद वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, वो अगर पुराने चीजों को खोदने लगे, अगर जेपी यादव तक वो पहुंच गया तो जरूर वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तब माधुरी बोलती है, अब जरीना किधर है, तुम उसको बुलाओ, वो इस पार्टी को अंदर से जानती है और जेपी यादव के लिए जरीना ही काफी है। हम जरीना को देखते हैं जो कि पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ता ही थे, उनको कोई सीरियस नहीं लेता था। वो जगह जगह भाषण भी देते थे तो लोग सिर्फ उसके रूप देखने के लिए आते थे और उनके डांस। फिर हम देखते हैं कि जरीना को सीएम निवास से कॉल आ जाता है और दूसरे जगह हम देखते हैं कि विपक्ष पार्टी जाग जेपी यादव से मिलते हैं जो कि अंडर राउंड थे। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि पंडित जी की पूरे बड़वा जाते हैं उनसे मिलने के लिए। पर तब जेलर बोलते हैं कि आज कुछ कैदी को रिहा कर दिया जाएगा, इसलिए जेल में आज जलसा होने वाला है। फिर हम देखते हैं जलसे के बीच में वो कभी जो अपना कविता सुनाता है और उसके हाथ में एक पेंसिल था। कविता खत्म होने के बाद लाला उसे शाबाशी देता है, पर वो कभी उस पेंसिल से ही लाला को खत्म कर देता है। असलियत में ये एक शरद का चाल था, शरद ने इसको जेल में भेजा था लाला को मारने के लिए। अगर लाला खत्म तो नेटवर्क खत्म, यही वो सोच रहा था। दूसरी जगह हम गोलू को देखते हैं जो कि छोटे से कह रही होती है कि तुमको किसी का पड़ा नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई से ही सब लोग प्यार करते हैं, तुमको तो अभी तक तुम्हारे दद्दा निकम्मा ही मानते हैं। कोई बिजनेस शुरू करने के लिए जाते थे तब भी तुमको रोक दिया जाता था, तुम्हारे हाथ तुम्हारे मामा को मरवा दिया और तुम्हारा घर में सब सिर्फ बड़े से ही प्यार करते हैं। अगर तुमको इस सब चीजों को चेंज करना है, तुमको सिर्फ एक चीज को बदलना पड़ेगा, दद्दा त्यागी को मार दो। छोटे इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, उसका दिमाग काम करना बंद
कर चुका था, इसलिए वो गोलू को 4 थप्पड़ मार देता है। दूसरी जगह हम देखते थे कि जरीना सीएम निवास आ चुकी थी और पार्टी की छवि बदलने के लिए वो सीएम साहिबा को सिखा रही थी कैसे आपको अच्छे से भाषण देना है और क्या कुछ झूठे वादे करके सिंपैथी गेन करना है। इसमें जलीना माहिर है। तभी आनंद के पास बीना का कॉल आता है। वो बोलती है कि मैं त्रिपाठी निवास में बिल्कुल सेफ नहीं हूँ, गुड्डू से मुझे खतरा है, जल्दी इधर से मुझे लेकर जाओ। तुरंत ही वो फिर फोन कर देती है। दूसरी जगह हम कालीन भैया और शरद के माँ को भी देखते हैं जो कि पत्ते खेल रहे होते हैं। तभी शरद के माँ के पास भी बीना का कॉल आता है और सेम बात वो शरद के माँ को भी बोलता है और तुरंत ही फोन काट देती है। पर शरद की माँ कालीन भैया को कुछ भी नहीं बताती। और दूसरी जगह हम जौनपुर में देखते हैं जो कि चेकिंग चल रहा होता है, जहां पर इन्फॉर्मर छोटे को बताता है कि गोलू को ढूंढने के लिए इधर नाका चेकिंग चल रहा है। तभी छोटे बोलते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, इस पूरे प्रदेश में एसपी लोगों का चेंजमेंट हुआ है, तुम लोग अब शांत बैठो, मैं बोलूंगा आगे क्या करना है। तब तक गोलू की न्यूज कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। और दूसरी जगह हम लाला के फ्यूनरल पर देखते हैं जहां पर शबनम अपने बच्ची को लेकर रो रही होती है। दूसरे छोर पर गुड्डू भी खड़ा हुआ था पर कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। फिर हम रात को देखते हैं बाढ़ में जब छोटे दारू पी रहा होता है तब तो शरद आक उसको ज्वाइन करता है और उसे बोलता है कि बदला लेके तुमको कैसा लग रहा है। तब छोटे अच्छे से समझ नहीं पाता है कि शरद क्या बोल रहा है। तब वो बोलता है मुझे पता है, गोलू को तुमने गायब किया है और उसको तुमने जान से खत्म कर दिया है। छोटे तो बोलता है मेरे ऊपर तुम इल्जाम मत रखा हो, मैंने गोलू को गायब नहीं किया है, ना वो मेरे पास है। नेक्स्ट टाइम से मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचना, हम लोग त्यागी है। फिर हम कालीन भैया और शरद के बातचीत को देखते हैं जहां पर कालीन भैया बोलता है तुम शांति प्रस्ताव रखोगे, अगर तुम ये रखते हो तो सारा मैसेज यह जाएगा कि तुम व्यापार को बचाना चाहते हो, क्योंकि अभी गोलू को ढूंढने के लिए गुड्डू जो वायलेंस कर रहा है उससे व्यापार का नुकसान हो रहा है। सब लोग सोचेंगे तुम बहुत ही मैच्योर हो और गद्दी के असली हकदार हो। तब शरद को वो बोलता है कि तुमने मुझे मौत के मुंह से बचा के लिए आए, मैंने प्रबंध लिया था कि मेरे बाद गड्डी में मुन्ना ही बैठेगा, जब मुन्ना ही नहीं रहा तो मेरे बाद गड्डी पर बैठने वाले के असली हकदार तुम ही हो, तुमको मैं बाहुबली बनाऊंगा और गद्दी पे मैं तुम ही बिठाऊंगा। फिर हम देखते हैं मुनावर मियां गुड्डू को फोन करता है और बोलता है कि शांति प्रस्ताव के लिए जो कि शरद ने रखा है इसमें आपको भी आना पड़ेगा, वायलेंस नहीं चाहिए, हमको व्यापार का नुकसान हो रहा है। गुड्डू भैया तब कुछ भी नहीं बोलते। जौनपुर में ये मीटिंग रखा गया था। गुड्डू भैया नेक्स्ट डे अपने आदमी को लेकर पहुंच जाते हैं जौनपुर। अभी मुना मरमिया बोलते हैं कि आप दोनों के आपस दुश्मनी हमारे पूरे व्यापार को नुकसान दे रहा है, ऊपर से प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा। सीएम ने बोल के रखा है भयमुक्त पूर्वांचल बनाएंगे, तो ऐसे में हम व्यापार कैसे करें। तब शरद भी बोलता है मुझे भी यह खून खराबा नहीं चाहिए, हमको और मिर्जापुर को अलग अलग बांट दो, कोई भी किसके अंदर नहीं आएगा। तभी मुनावर मियाँ भी बोलते हैं गुड्डू भी अभी तक आपने आपको प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए मुजफ्फर की कोई भी डिसीजन मेरे मोहर के बिना पास नहीं होगा। अब गुड्डू भैया बोलते हैं हाँ मैं भी सहमत हूँ, पर दशहरा तक फिर मैं तुम सबको मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं दद्दा त्यागी को जो कि खाने के टेबल पर छोटों को सुना रहा होता है। मैंने बोला था कि मेरा बदला तभी पूरा होगा जब गोलू का सर मुझे मिलेगा, तुम है अपने काम पे ध्यान नहीं है। तब छोटे को भी गुस्सा आता है और वो बोल देता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। तब दद्दा त्यागी बोलते हैं तुमने तो बहुत कोशिश कर लिया, मैंने 3 इन्फॉर्मर पकड़े हैं। दद्दा त्यागी टॉर्चर करते हुए 2 इन्फॉर्मर को मार देते हैं और तीसरा इन्फॉर्मर छोटे का होता है। अगर उसको दद्दा त्यागी मारने के लिए गए तो गोलू का पता वो बोल देगा, इसलिए तब छोटे उधर से पावर ले लेता है और बोलता है इससे मैं निपट, थोड़ा मोड़ा उसे टॉर्चर करते हैं और बोलते हैं आप मेरा गुस्सा इन पे मत उतारिए, मैं गोलू का पता जल्द से जल्द लगा लूंगा। फिर हम देखते हैं
छोटे गोलू से मिलने के लिए जाता है। वो बोलता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? तब खुद को जिंदा रखने के लिए गोलू बोलता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस बात पे छोटे को विश्वास नहीं था। वो बोलता है, तुम जिसके साथ रहते हो गुड्डू, तुम उसी के साथ ही प्यार करते हो, ये मुझे पता है। तब छोटे को गुस्सा दिलाने के लिए वो बोलता है, हाँ मैं उसी से प्यार करता हूँ। और गुड्डू प्यार करता है पूर्वांचल से और मुझे मारना है तो मार दो मेरे मरते ही। अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो सोच सकते हो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का क्या होगा। फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं एक बॉडी को जो कि पूरा जल चुका था और हूबहू देखने में लग रहा था कि ये गोलू की बॉडी है जो कि कचरे में फिका दिया गया था। वहां पर गुड्डू गुप्ता जी पहुंचते हैं और उसके बॉडी को देख के जब कंफर्म करते हैं कि ये गोलू की ही बॉडी है, गुड्डू तब ये देख के का पड़ा होता है। और पीछे हम देखते हैं कि गुप्ता जी खुद को ही शूट कर लेते हैं। फिर हम गुड्डू को देखते हैं जो कि इस डिप्रेशन में नशे करते हुए पागल हो रहा था। फिर गुड्डू अपने फैमिली से मिलने के लिए आता है, पर उसके फैमिली में कोई उससे मिलना नहीं चाहता था एक्सेप्ट उसकी मदर। फिर हम त्रिपाठी जी को देखते हैं जो कि शरत के साथ बात कर रहा होता है। गोलू के बॉडी को अगर बॉर्डर पर फवा गया है, गुड्डू को सीधा चैलेंज करने के लिए, त्यागी ये दोष तुम्हारे ऊपर ही डालेंगे। तब शरत बोलता है, मैं इसको खुले में लूंगा क्योंकि अगर मैं लेता हूँ मेरा वर्चस्व बना रहेगा और लोग मुझसे डरेंगे। फिर हम शरत को देखते हैं जो कि लखनऊ पहुंचता माधुरी से मिलने के लिए। वो गुड्डू के बारे में षड्यंत्र बना रहा था कि उसे कैसे दबोचा है। दूसरी जगह हम देखते हैं गुड्डे अपने पापा से मिलने के लिए गया था। उनके सामने वह सब कुछ कन्फेस करता है कि वह जिसके साथ भी रहता है वही खत्म हो जाता है। वो पनौती है, पर उसके पापा बोलते हैं, बेटा तुम ऐसा नहीं हो और आज मेरे पास तुमको देने के लिए कोई सुझाव भी नहीं है, पर मैं यही बोलूंगा अपने मन की बात सुनो। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं कि आईजी दुबे आता है अपने पुलिस फोर्स को लेके गुड्डू के निवास में। वो आके गुड्डू से बोलता है, मैं तो सिर्फ एक दूत हूँ, और उसे फोन पकड़ा देते हैं। फोन में सीएम मतलब माधुरी थी। वो बोलता है कि लला और बीना भाभी को उधर से तुम छोड़ दो, मैं कोशिश करूंगा कि पंडित जी को मौत ना मिले, वो अभी भी हमारे कस्टडी में है। गुड्डू बोल देते हैं, मेरे पापा को कुछ होना नहीं चाहिए, बीना भाभी तब तक अंदर रहेगी जब तक मेरे पापा बाहर नहीं आते। तो माधुरी बोलती है, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। तब गुड्डू बोलता है, गारंटी तो नहीं है पर मैं बहुतों को खो चुका हूँ। ये बोल के वो फोन काट देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कोर्ट में पंडित जी की आज सुनवाई थी और इस बार गुड्डू भी उधर मौजूद था। और हम फिर छोटे को भी देखते हैं जो कि अपनी बच्ची को स्कूल लेकर जा रहा था, जो कि वो पहले कभी करता नहीं था। और जब रोजाना अपने बच्चों को स्कूल ले जाने लगा तो भाभी को उसके ऊपर शक हुआ, इसलिए इस बार उसने उसका पीछा किया। और पीछा करते ही वो पहुंचती है उस कमरे की तरफ जहां पर वो गोलू को बंदी बना के रखा था। छोटे उसे देख लेता है, तब अपने बारबी को पकड़ता है, पर वो बोले जा रही थी कि ये लड़की कौन है, ये बड़े नहीं है, ये छोटे हैं। तब छोटे कुछ भी नहीं देखता, अपने भाभी को भी उस कमरे में बंद कर देता है। तो जगह हम कोर्ट रूम में देखते हैं कि गुड्डू भैया के लोग रेडी थे। जब जज राय सुनाएगा वो लोग हमला कर देंगे, तभी रॉबिन खड़ा हो जाता है जज के जजमेंट सुनाने से पहले और बोल देता है कि मैंने सारे एविडेंस गुड्डू भैया के रिगार्डिंग मैंने पंडित को दिया था। फिर उन्होंने केस किया और फिर से मानो ये केस डिले हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगले हफ्ते फिर से हम इसकी सुनवाई करेंगे। और रॉबिन को प्रूफ लाने के लिए कोर्ट बोल देते हैं। फिर उसी दिन रात को गुड्डू घर जाता है। घर जाके देखता है कि रॉबिन, डिम्पी और उसकी माँ एक साथ बैठी हुई हैं। वो पहले तालियां मारते हैं और बोलते हैं, हैप्पी फैमिली, तुम तो इस फैमिली के राजा बेटे हो और जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल था, तुमने ही जबान दी थी कि इंफॉर्मेशन कभी बाहर नहीं जाएगा। तब रॉबिन बोलता है, मैं ये फैमिली के लिए किया। गुड्डू भैया को धीरे धीरे गुस्सा चढ़ने लगता है। रॉबिन तब ये भी बोलते हैं, आपके पास जो भी है आप उनकी कदर नहीं करते, इसलिए सब लोग तकलीफ में थे, मैंने गोलू को भी समझाया था। तब गुड्डू भैया बोलते हैं, तुम गोलू से मिले थे? तो रॉबिन बोलते हैं, हाँ, उस दिन उन्होंने लास्ट पैसा सेटलमेंट करके इधर से चले गए थे। तब गुड्डू भैया बोलते हैं, पूरे शहर में मैं चीखता गया कि गोलू किधर है, तुम्हारे मुंह से चू नहीं निकली। और गुस्से में वो रॉबिन को मारने लगता है और आखिर में टेबल में पटक के उसकी जान ले लेते हैं। दरी जगह हम देखते हैं भारत पूरा पैकिंग वकिंग करता है। वो बोलता है,
कि बच्ची आपके पास ही रहेंगी, मैं और मेरी बीवी थोड़े वेकेशन के लिए जा रहे हैं। तब उसकी माँ बोलती है, दादा की भी बात सुन लिया करो, उससे उतना उत्तेजित होकर बात मत करो, वो छोटे की याद में है, उनसे भी वो बहुत प्यार करते थे, अभी तुम्ही को ही देखना है, बड़े तब बढ़। ये बोलते हैं, आपको मैं अगर ये बोलूं कि मैं बड़ा नहीं हूं, मैं छोटा हूं, आप मानोगे? आप भी दद्दा की तरह चाहोगे मुझे खत्म कर दिया जाए? तब उसकी माँ बोलती है, मुझे पता है तुम बड़े नहीं हो, मेरे 2 बेटे थे, उनमें से एक जिंदा हो, अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन बन के रहना चाहते हो। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि गोलू सलीम को मैनिपुलेट कर रही होती है कि वो बड़े नहीं है, वो छोटे हैं, आपके पूरे फैमिली को खत्म कर देंगे अगर उसको जिंदा रहना है, नहीं तो दद्दा त्यागी उसे नहीं छोड़ेंगे। और ये बोलते बोलते सलोनी को अपनी टीम में कर लेती है और अपने हाथ का हथकड़ा भी खोल लेते हैं और बोलती है, जब वो दरवाजा खुलेगा हमको दोनों को अटैक करना पड़ेगा, अगर जिंदा रहना है तो। फिर हम देखते हैं गुड्डू को पकड़ने के लिए पूरी प्रदेश की पुलिस चले गए थे, क्योंकि रोबिन को उन्होंने मारा था और रोबिन था उस केस की गवाही, और गुड्डू ने ही रोबिन को मारा है, यह बयान डिम्पी और उसके माँ ने ही दिया है। फिर हम देखते हैं गुड्डू भैया को त्रिपाठी भवन से उठा लिया जाता है पुलिस के वैन पे। फिर एंट्री होती है सीएम की, जो कि बीना और लल्ला को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी जगह हम जेपी यादव को देखते हैं, जो कि टीवी में जरीना को देख के उसके अंदर का जानवर जग जाता है। वो अपने रखे हुए और एक आदमी को बोलता है, जरीना को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाओ, पैसे देके। फिर हम दूसरी जगह देखते हैं शरद माधुरी से मिलती है और माधुरी उसे खुशखबरी देता है। वो बोलता है कि गुड्डू को हमने उठा लिया है, आरू अब जल पे ही सड़ेगा। माधुरी और शरद की नजदीक बढ़ रहे थे, जब शरद ने बोला कि हमको गुड्डू चाहिए, माधुरी मना कर देती है। वो बोलती है, ये प्रशासन देख लेंगी, उसको हम फांसी की सजा देंगे, अभी तुम्हारे हाथ में फैसला है। शरद, मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, अभी तुम्हें पुराने दलदल में जाना है या तुमको मेरे साथ नई शुरुआत करना है। तब शरद नई शुरुआत ही चुनता है और गुड्डू को वो इनके जिम्मे में ही छोड़ देता है। दूसरी जगह हम जेपी यादव के आदमी को देखते हैं, जो कि जरीना को पैसा पहुंचाती है और बोलती है कि प्राइवेट मीटिंग है, पर नाम नहीं बताती। और दूसरी जगह माधुरी को देखते हैं, जो गुड्डू से मिलने के लिए गए थे। माधुरी तब उसे बोलती है कि तुम कुछ टाइम कहीं मेहमान हो, फिर तुम नहीं रहोगे इस दुनिया पे, ना रहेगा तुम्हारा वत्सु। गुड्डू भैया बोलते हैं, मैंने लाइफ में 2 टाइम ही मुन्ना भैया से इम्प्रेस हुआ था, कॉलेज में उनका लाइफ जीना चाहता था, अभी आपको मुन्ना भैया तो नहीं रहे, उस कपूत के लिए अभी भी आप लड़ रहे हो। तभी माधुरी बोलती है, अगर मुन्ना का बदला लेना होता तो कब का मैं तुमको मार दिया होता, मुझे भय मुक्त पूर्वांचल चाहिए, वायलेंस से मुझे नफरत है। और जेल में ऑफिसर को भी बोल के जाते हैं कि इसको अच्छे से कुटाई करो। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि गोलू और सलोनी रेडी थी, जब कमरे में छोटे आएंगे ये हमला कर देंगे, पर छोटे दरवाजा खोल के ही प्रिटेंड करता है कि वह बड़ा है, पर सलोनी समझ नहीं पा रही थी। वह बोलती है, सलोनी तुम बाहर जाओ, छोटे का कुछ अंश मेरे अंदर बचा हुआ था, अब इसको मैं खत्म करूंगा। सलोनी मानो उसके ऊपर बिलीव करने लगी थी, पर इससे पहले ही गोलू अपना हथकड़ी खोल लेती है और सलोनी को लबना के बाहर चली जाती है। सलोनी का कहाई काट के जाते टाइम छोटे उसके ऊपर गोलियां चलाता है और एक गोली जाके गोलू के हाथ पे लगता है। फिर हम जेल में देखते हैं सारी कर्दी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं गुड्डू भैया को पीटने के लिए। गुड्डू भैया पहले तो सबको पेलते हैं, फिर आखिर में एक पहलवान आता है जो कि गुड्डू भैया के ऊपर भड़ी पड़ता है। गुड्डू भाई को बेरहमी से मारता है और पैर से खींच के सबके बीच आके लिटा देता है। फिर पुलिस ऑफिसर उसका एक फोटो खींच लेते हैं। फिर हमको मनोहर मियाँ को दिखाया जाता है, जहां पर पश्चिम के बाहुबली से कॉल आता है, कभी जौनपुर और मिर्जापुर हल्का है, उनके बीच में तनाव चल रहा है, सही टाइम है हम उस पर बैठ सकते हैं। उस जगह हम बीना और माधुरी को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और बीना अपनी दुखड़ा रही थी, यह बंदी पहले से ही झूठी है। माधुरी तब बोलती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो गुड्डू की फोटो दिखाती है। तब बीना भी समझ जाती है कि तख्ता पलटने वाला है। हमको डिम्पी को दिखाया जाता है, जो कि अपने पापा से मिलते हैं। उसके पापा बहुत निराश थे क्योंकि रॉबिन नहीं रहा। वो बोलते हैं, मैं पूरे केस फाइल तुमको उठा के दूंगा, तुम सीएम साहिबा को दिखाओ। डिम्पी जब केस फाइल पढ़ती है, उसे से पता चलता है कि सीएम साहिब के फादर को मरवाने वाला शरद था। दूसरी जगह हम देखते हैं कि गुड्डू भैया के फैक्ट्री में सब जाने वाले होते हैं, तभी होती
गोलू की एंट्री। सब तब शौक थे कि गोलू मरे। फिर गोलू को हम देखते हैं जो कि पूरे खून वून साफ करके रेडी होती है। फिर गोलू जेपीजी के करीबी मंत्री को कॉल करती है और बोलती है कि अभी जेपीजी से मिलने का टाइम आ चुका है। दूसरी जगह हम जरीना को देखते हैं जो कि जेपी यादव के पास पहुंचता है और टाइम नहीं लगता उसे समझने में कि जेपी यादव ने उसको प्राइवेट में बुक किया है। फिर जेपी यादव उसे पैसा देता और बोलता है जो तुमको ज्यादा पैसा देगा तुम उसके लिए ही काम करोगे, अभी सही समय है। माधुरी से मंत्रिमंडल में कोई खुश नहीं है, हम इस सरकार को पलट इसके लिए मेन कड़ी तुम बनोगे। सबको हमारी तरफ डाइवर्ट करने के लिए अपोजिशन से मिलकर हम सरकार को गिराएं और वही होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारे मंत्रिमंडल को लेके जरीना जा रही थी अपोजिशन के तरफ, पर आखिर में ही जरीना गेम पलट देती है। वो पहुंचती है सीधा शरद के पास। शरद फिर अपोजिशन को धमकी दे देता है कि जेपी यादव को बिल में छुपे रहने के लिए बोलिए, जो माधुरी के खिलाफ है वह मेरे खिलाफ है। मंत्रिमंडल इधर ही बंद रहेंगे। और दूसरी जगह हम गोलू को देखते हैं जो कि जेपी यादव को ढूंढते हुए उनके निवास पहुंचते हैं। जेपी यादव से जाकर वो बोलता है अगर आपको पुराना पोजीशन वापस चाहिए और अपना दबदबा चाहिए, एक ही आदमी आपको दिला सकता है, वो गुड्डू पंडित, जो कि त्रिपाठ को एकदम निर्व कर दिया। दूसरी जगह हम डिम्पी को देखते हैं जो कि माधुरी से जाकर मिलती है और बोलती है कि शरद ने ही आपके पापा को मरवाया था और मड़िया जी की सड़ी वीडियो एविडेंस वो दिखा देती है। माधुरी के पैरों तोलो मनो तभी जमीन नहीं था। वो बोलते हैं ठीक है, तुम एविडेंस रख के जाओ, हम देखेंगे। फिर हम देखते उस दिन रात को शरद को बुलाया था माधुरी ने और पूछता है तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना। शरद तब बोलता है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ न्यू लाइफ शुरू करने वाला हूँ, और हाँ एक चीज मैंने तुमसे छुपाया है, पर वो छुपाना जरूरी था। पहले मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। कालीन भैया जिंदा है। तो माधुरी सब कुछ सुनने के बाद यह बोलता है कि कालीन भैया के साथ मुझे एक मीटिंग चाहिए, तुम्हारे परिवार से पहले वो मेरे अपने हैं। शरद को इस बात पे कोई आपत्ति नहीं था, वो मान जाता है। दूसरी जगह हम बना से देखते हैं जहां पर माधुरी गई थी तो कालीन भैया की न्यूज देने के लिए बबीना बोल देती है मेरा कुछ नहीं रहा, ना कालीन भैया है ना मुन्ना है, मेरी असली घर तो मिर्जापुरी है। माधुरी तुम मुझे मिर्जापुर रन करने के लिए दो। फिर हम जेपी यादव के निवास में देखते हैं शुक्ला जी और जेपी यादव बैठे हुए थे। वो बोलते हैं अगर हमको पावर में आना है, हमको बाहुबल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, जो सिर्फ एक बंदा दिला सकता है, गुड्डू पंडित। फिर हम गोलू की एंट्री को देखते हैं जहां पर मोहर लगाया जाता है कि गुड्डू पंडित को बचाया जाएगा। दूसरे जगह हम शरद को देखते हैं जो कि कालीन भैया को बोलते हैं माधुरी जी को मैंने बता दिया कि आप जिंदा हो। तब कालीन भैया बोलते हैं मैंने उस पर भरोसा किया था, तुम भी फिर कर रहे हो, गलती करोगे। शरद बोलता है नहीं, मुझको माधुरी पर पूरा भरोसा है। फिर हम देखते हैं माधुरी कालीन भैया से मिलते हैं और मिलने के बाद कालीन भैया बोलते हैं मुझे गद्दी से भी कोई लगाव नहीं, मैं यह शरद को सौंपने वाला हूं। पर माधुरी इस बात पर बोलते हैं आप आगे क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो जो मैं बोलूंगा वही होगा, क्योंकि बीना और लल्ला अभी भी मेरे पास है। फिर हम रात को देखते हैं आज मीटिंग बैठने वाली थी जहां पर हम सारे बाहुबली को देखते हैं इंक्लूडिंग मनोहर मियां एंड शरद। मनोहर मियां तब बोलते हैं मिर्जापुर और पूर्वचल के गद्दी के वारिस कौन बनेगा, आज उसका फैसला होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है वह बता सकते हैं। तब कोई कुछ भी नहीं बोलता। तब मनोहर मियां बोलते हैं अभी ऊपर से ऑर्डर है कि पूर्वांचल को और मुर्जा आपू के गद्दी को देखने के लिए पश्चिम का सहारा चाहिए। तब शरद बोलता है जिस क्षेत्र में अब मेहमान बन के आए हो, इस क्षेत्र का मालिक बनने का सपना कब देख लिया। तब शरद को मुनार मियां बोलते हैं इधर कोई नेगोशिएबल नहीं होगा, यह एक ऑर्डर है। तब शरद बोलते हैं कि पूर्वांचल को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कालीन भैया धीरे धीरे एंट्री ले रहे थे, सारे गुंडे शौक थे और उनके पैर छू रहे थे। तभी हम देखते हैं कि कालीन भैया की एंट्री होती और सारे बाहुबली हक के बक्के रह गए थे, वो लोग खड़े हो जाते हैं और कालीन भैया को सलाम ठोकते हैं। तभी मुनार मियां बोलते हैं कि गद्दी को अपना असली मालिक मिल गया, आप और बाबूजी मिलके ही सारे कानून बनाए थे, इस गद्दी का असली हकदार सिर्फ आप ही है। तभी कालीन भैया बोलते हैं मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, इस गद्दी का जो असली हकदार है वो और कोई नहीं, वो शरद शुक्ला है। आज से मिर्जापुर की बाहुबली शरद शुक्ला है। फिर शरद शुक्ला जब गद्दी की तरफ बढ़ते हैं तब कालीन भैया बोलते हैं आखिरी बाहुबली और उसके तरफ गोलियां चला देते हैं और शरद नीचे ढेर हो जाता है। फिर एक एक करके वो सारी बाहुबली को मारने लगते हैं और ऊपर से पूरा पुलिस प्रशासन अटक करता है और सारे बाहुबली को मार गिराते हैं। शरद के अंदर फिर भी जान बचा हुआ था, वो सर गद्दी की तरफ बढ़ता है और कालीन भैया उसे गद्दी की तरफ बिठाते हैं और शरद उधर ही दम तोड़ देता है।
ये सब माधुरी का ही प्लान था। दूसरी जगह हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री गाड़ी से बीना और लल्ला को लेकर जा रहे थे, पर रास्ते में ये गाड़ी रोक दिया जाता है और फिर से हम ब्लैक स्कॉर्पियो को देखते हैं, जहां पर गाड़ी से और कोई नहीं कालीन भैया उतरते हैं और बीना तब शॉक थी और कालीन भैया अपने बच्चे को और बीना को अपने पास रख लेते हैं। फिर हम दूसरी जगह देखते हैं, कालीन भैया पुलिस के थ्रू जेल में जब पहुंचता है, पुलिस जब गुड्डू को बुलाता है वो गुड्डू नहीं था, गुड्डू जेल से फरार हो गया था। फिर हमको दिखाया जाता है गुड्डू और बाकी कुछ लोग जो कि घायल थे वो नेपाल जाने वाले थे, वही डीलर के थ्रू, और उस बोट से गोलू बाहर आती है। गुड्डू मानो उसे देख के रो पड़ता है और वो दोनों पहली बार किस करते हैं, एक दूसरे की तरफ प्यार को दिखाते हुए। इसी के साथ मिर्जापुर सीजन 3 खत्म होती है।